हेलो जी, जय श्री कृष्णा। मिस्टर आर्यन, उत्तम शुक्ला जी, हिमांशु जी, कृष्णा, अलीशा, अलीशा, आदर्श, रईस, जय श्री कृष्णा। शिवम देवकर जी, अबे तू आता क्यों नहीं शिवम? तमन्ना चौधरी जी, राधे कृष्णा। चलो, तेरे लिए तो आज मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे को आज मिल गई सेंटर फ्रेश। तो मुझे लगा एक च्युइंगम वाली लड़की है, उसके लिए कुछ तो लेके चलता है। टूथपेस्ट नहीं मिला है, बट वो तो है ना तुम्हारे पास। हाँ ठीक। चलो तो एजेंसी पे हम लोग बात कर रहे थे। एजेंसी क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एजेंसी बोल देते हैं। एजेंसी को कर देते हैं अपन ऑलमोस्ट खत्म। खत्म तो मुश्किल है। अच्छा, आपका आपका लॉ का टेस्ट चल रहा है वैसे कुछ नहीं हो रहा है? आपका कल टेस्ट रख दे लॉ का। ये जो न्यू 3 टॉपिक्स हैं इनका रख दें, कि एक एक टॉपिक का एक एक टेस्ट देंगे आप। एक एक टॉपिक का एक एक टेस्ट देंगे, यानी कि बेलमेंट प्लेज का एक, एजेंसी का एक, और तीसरा क्या था? गारंटी का एक। 3 टेस्ट देना चाहते हैं आप? ओके। तो कल क्या है? कल तो हम पढ़ लेते हैं, कल इसको खत्म कर देंगे। कल थर्सडे, परसों फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और मंडे। संडे को आते हो क्या? भाई मैं क्लास तो नहीं लेने वाला हूँ, तो संडे को आने की इच्छा है आपकी? मतलब टेस्ट के लिए सिर्फ? और अगर कोई क्लास होती है तो आएंगे आप? अगर कोई क्लास होती है तभी टेस्ट भी रख लेंगे, या फिर नॉर्मल रेगुलर शेड्यूल मंडे को ही रखें? चलो मैं नीचे बात कर लूंगा, छोटी वाली ऐश्वर्या है ना एक नीचे, उसको पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है। सर हम भी देंगे टेस्ट। आप लोग ऑनलाइन वाले टेस्ट कैसे देते हैं मुझे पता नहीं है यार, और यहाँ पे चेक करने का क्या तरीका है मेरे को? चेक होके मिलती है ना कॉपीज आपको? अरे हाँ। ओके। तो वो उसको मैं बोल देता हूँ, उसको मैं अनाउंस कर देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे करके टेस्ट लेना है। तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा। ठीक है। और अगर वो हाँ बोलती है, तो टेस्ट पेपर और आंसर शीट उनके पास होंगी, वो आपको जांच के आपका स्कोर बता देंगे। ठीक है। 3 दिन 3 टेस्ट। और ट्यूसडे को यूनिट 1 का टेस्ट। किसका? यूनिट 1। कौन सा वाला यूनिट 1? मैक्रो। ठीक है। उसमें तो तुक्के ही मारना है, कि उसमें भी रिटर्न टेस्ट ले ले। जो आता नहीं वो लेना क्यों? ये आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो? अदरवाइज आप तो दे देते हैं। आप तो योद्धा हो, बड़े आरामखोर भी हो। चलो, एजेंसी में हम लोग बात कर रहे थे कि एजेंट का, कल हमने रेटिफिकेशन के ऊपर बात कर लिया था। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि एक बंदे ने जाके पब्लिक में जाके प्रिटेंड किया। क्या प्रिटेंड किया? कि मैं साहब का एजेंट हूँ। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है? ऐसा अभिनय किया, ऐसी नौटंकी करी। और जब वहां पे तो अपन झूठ बोल के आ गए, नौटंकी करके आ गए। लेकिन जब वापस आए तो उस बंदे ने क्या किया? एक्सेप्टेंस दे दिया। अगर एक्सेप्टेंस दे दिया तो हम उनके एजेंट हो गए। और हमने ये बात किया था कि एजेंट अगर इस तरह का एजेंसी बनता है तो ये फुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, पार्ट के लिए नहीं। यस। ओके। अभी कुछ हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिख लो, लो लिख हेडिंग। लिखिए पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल लाइबिलिटी। अरे भाई स्टार्ट करें क्या? जय श्री कृष्णा। रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था। तो प्रीवियस सेशन में हमने एजेंसी को लेकर कुछ पोर्शन डिस्कस किया था, आज हम कुछ नया देख रहे हैं, यानी कि उसके आगे का। तो लिखें पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज। पर्सनल, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड
पार्टी, यानी कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। अपन जनरल प्रोविजन क्या देखते हैं कि एजेंट जो होता है वो थर्ड पार्टी के लिए कभी लायबल नहीं होता है। हमेशा कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल ही उसका बच्चा है तो, अगर प्रिंसिपल माइनर है या पगला है, यानी कि प्रिंसिपल पे सूट फाइल किया ही नहीं जा सकता, प्रिंसिपल कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है, तो हर सूरत में एजेंट ही लायबल होगा। हमने बात किया था कि प्रिंसिपल अगर 16 साल का है और एजेंट 25 साल का, तो 25 साल का तो फंस गया। तो उस सूरत में एजेंसी जैसी चीज एक्चुअल में तो रहती ही नहीं, क्योंकि एजेंसी होने के लिए प्रिंसिपल का मेजर होना जरूरी है, उसका सही होना जरूरी है। लेकिन लेकिन एजेंट होने के लिए आपको कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर लेकिन एजेंट अगर बड़ा है, मान लो दोनों बच्चे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो थर्ड पार्टी बैठ के रोएगी। बच्चा जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरे बच्चे के लिए, तो उससे बोला तुम्हारा प्रिंसिपल लायबल, प्रिंसिपल बोलेगा अंकल जी मैं तो 15 साल का ही हूं, तो एजेंट तुम लायबल मैं भी 17 का ही हूं। तो दोनों दोनों सूरतों में थर्ड पार्टी क्या करेगा? अपना माथा पकड़ के जू निकाल लेगा, लेकिन वो उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर पाएगा। क्लियर है? यस। ओके। तो कब जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है, पर्सनली लायबल नहीं होता, उसका प्रिंसिपल लायबल होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस में, लेकिन कुछ केसेस में कुछ केसेस में एजेंट भी पर्सनली लायबल मान लिया जाता है, एजेंट पर्सनली लायबल होता है। तो कुछ केसेस हैं वो लिख लो। फर्स्ट लिखें। इफ द प्रिंसिपल इज merchant resident abroad, if the principal is merchant resident abroad या फिर फॉरेन प्रिंसिपल, फॉरेन प्रिंसिपल, अरे यार, फॉरेन प्रिंसिपल। लॉ ये कहता है कि अगर आपका वो जो है वो वहां रहता है, आपका जो वो है प्रिंसिपल है, अगर वो अब्रोड में रहता है, सुनो ना, सुनो ना, अगर आपका प्रिंसिपल कहाँ रहता है? अब्रोड में रहता है, यानी कि देश के बाहर रहता है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि भाई मान लो तुमने अपने प्रिंसिपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, और मान लो कि उसका लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, तो हमारे देश की सरकार बाहर घूमती फिरेगी इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने उसके नाम पर ले लिया, उसके पीछे पीछे हम घूमेंगे क्या? नहीं। लॉ ने क्या बोला कि देख, इन जनरल तो प्रिंसिपल लायबल होता है, लेकिन वो तब होगा जब वो भारत में रहता हो तुम्हारा प्रिंसिपल, हम उसके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, हम तो डंडा मार के तेरे से ही पैसे वसूल कर लेंगे, फिर तू उसके पीछे पीछे घूमना, हम क्यों घूमे भाई उसके पीछे? तो लॉ ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने किसी तरह का कोई डील किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने प्रिंसिपल के लिए, बड़ी अच्छी बात है, और वो प्रिंसिपल अब्रोड में रहता है, तो एजेंट तुम खुद लायबल होगे, तुम्हारा प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। हम जनरल रूल को किनारे रख देंगे और तुम ही को लायबल ठहरा देंगे, और फिर तुम उसके पीछे पीछे घूमना। यस। इसमें कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन कुछ नहीं हो रहा है, बस इतनी सी बात है कि यार आपका जो प्रधान है, आपका जो प्रिंसिपल है, वो कहाँ रहता है? अब्रोड में रहता है। तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं कि पर्सनली लायबल एजेंट की लायबिलिटी कब कब आती है। तो पहला केस पर्सनली लायबल वो तब होगा जब वो किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। क्लियर है? एक नंबर। दूसरा लिखो, इफ द एजेंट डज नॉट disclose if the agent does not disclose the name does not disclose the name of his principal, or undisclosed प्रिंसी। भाई आप क्या कर रहे हो?
आप किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने प्रिंसिपल के लिए, लेकिन उसका नाम क्लियर ही नहीं कर रहे हो। मतलब आप ये दिखाना चाहते हो कि असली मालिक आप ही हो, तो असली मालिक आप ही को मान लिया जाएगा। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे किसी सेठ के लिए काम पे आए हैं, लेकिन वो क्या दिखाते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते हैं कि भाई मैं उसका नौकर हूं। वो क्या बोलता है, मैं ही तो असली सेठ हूं। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर है, बहुत बड़ा पार्टनरशिप फर्म है। तो बहुत बड़ा पार्टनरशिप फर्म है, तो ये तुम 3-4 दिन से एब्सेंट हो क्या? क्यों? अभी खत्म? अब पास हो जाएगी फिर अब तो इंटरनल क्या होता है फिर? इंटरनल भी तो एग्जाम होता है, अंदर की बात होती है। आराम करो, तुम्हारे अंदर की बातें ना। आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो आपके प्रिंसिपल के नाम में करना है। तो आपको ये बताना, भाई पैसे जब प्रिंसिपल देगा तो उसके नाम में कॉन्ट्रैक्ट करो, आप उसका नाम डिस्क्लोज करो। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम में किया है, प्रिंसिपल का नाम कहीं लिखा ही नहीं है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई एनआई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप एक्सेप्ट कर दिए हो और नीचे नहीं लिखे हो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसी। अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसी काम कर रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो, तो फिर आप ही का लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। कल को आप बोलो सर मैंने तो इनके लिए करा था, नहीं इनके लिए करा तो इनका नाम किधर है? बेवकूफ किसको बनाता है? तू अपने लिए करा था। तो यहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होगा। अब तू घूम किसके पीछे? प्रिंसिपल के पीछे, उसको हाथ जोड़ कि भाई साहब किया तो आपके लिए था यार, नाम लिखना भूल गया, माफ कर दो, थर्ड पार्टी ने तो मेरे पे चढ़ के पैसे ले लिए, मुझे दे दो। अब वो प्रिंसिपल दे ना दे उसका मन, लेकिन यहां पर अपन सवाल हमारा क्या है कि एजेंट कब कब लायबल होगा? हाँ, एजेंट तब तब लायबल होगा जब उसका प्रिंसिपल अब्रोड में रहता है, तब तब लायबल होगा जब उसने प्रिंसिपल किया तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के लिए है, लेकिन उसका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। जब नाम लिख ही नहीं रहे हो तो कैसे मानेंगे? सरकार भी कैसे पकड़ेगी? सरकार को ख्वाब थोड़ी आएगा कि तुमने किसके लिए, अपने लिए किया कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। क्लियर है? नंबर 3, नॉन एग्जिस्टेंट और इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल। नॉन एग्जिस्टेंट और इनकम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसी। इनकॉम्पिटेंट प्रिंसी का मतलब क्या होता है कि कोई माइनर है, यानी कि बच्चा है, या कोई पगला है, ल्यूनेटिक बंदा है, उसके आप क्या हो? एजेंट हो। तो वो कभी लायबल होगा क्या? नहीं होगा। तो थर्ड पार्टी क्या बोलेगी, भैया हम तो जानते नहीं है, वो तो देख पगला है, वो तो बच्चा है। यस, या पगला बच्चा है। उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है क्या? नहीं होती। तो क्या वो कभी लायबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वो बिल्कुल लायबल नहीं होगा तो प्रिंसिपल क्या करेगा? एजेंट, सॉरी, थर्ड पार्टी क्या करेगी? एजेंट को ही पर्सनली लायबल ठहरा कर उससे पैसे ले लेगी। नंबर 3। नंबर 4, प्रिटेंडेंट एजेंट। नंबर 4, प्रीटेंडेंट एजेंट। मान लो आप बाजार में प्रिटेंड कर रहे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, रेटिफिकेशन में क्या होता है कि अगला प्रिटेंड कर रहा है कि मैं उनका एजेंट, मैं उनका एजेंट, मैं उनका एजेंट। आप प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया होता, एक्सेप्ट को क्या बोलते हैं अपन? रेटिफिकेशन। अगर उसने रेटिफाई कर दिया होता तो आप उसके वो हो गए, लेकिन अभी आप उसके वो नहीं हो, जब तक कि वो क्या नहीं कर देता? रेटिफाई नहीं कर देता। अगर रेटिफाई उसने इनकार कर दिया, ही सेज नो, उन्होंने बोला भाई साहब ये आपका एजेंट है ना? क्या? अरे ये कौन है? नहीं मतलब क्यों आपका एजेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो यार गाना गाता फिर है, मैं इनका एजेंट, मैं इनका एजेंट। मैंने कहा ऐसे तो आप गाना गाते फिरो, किसी के कहने से कोई मेरा बंदा थोड़ी हो जाएगा। सबकी हिसाब किताब मैंने थोड़ी लेकर बैठने हैं। तो मना कर दिया। अगर प्रिंसिपल ने मना कर दिया तो जो प्रिटेंड कर रहा है वो प्रिटेंड ही करता रह जाएगा, लेकिन वो एजेंट तो नहीं बन पाएगा। तो उस सूरत में वो पर्सनली लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यस। तो प्रिटेंडेंट एजेंट हिमसेल्फ लायबल होगा, हिमसेल्फ लायबल होगा इफ
if principal does not ratify the said agency. ठीक है. Number 5, when agent exceeds authority, when agent exceeds authority. इसमें पॉइंट्स अगर देखा जाए तो 4-5 पॉइंट्स और बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 5 ही दिए हैं आपको, तो अपन जबरदस्ती की भीड़ पैदा क्यों करें. तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 4 नंबर में आपको 4 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि बड़ा आसान है लिखना. एक एक दो दो लाइन फंसा देनी है बीच में. प्लेज बाय नॉन ओनर्स वाला टॉपिक करवा दो ना एक बार. सर अगर एजेंट फॉरेन में हो और एजेंट माइनर हो तो बहुत बढ़िया. अगर एजेंट फॉरेन में है और एजेंट माइनर है तो तो वो यहाँ करने क्या आएगा बहन. मतलब वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा. एजेंट है, वो रह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो यहाँ पर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहा है, और वो माइनर भी है. इसका मतलब इनएक्सपीरियंस बंदा है, लेकिन वो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने. इंपॉर्टेंट क्या है, एजेंट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल. प्रिंसिपल. अगर प्रिंसिपल यहाँ रहता है तब तो फिर प्रिंसिपल लायबल होगा. यस. चलो, प्रिंसी फॉरेन में. सर अगर गलती से लिख दिया. अच्छा, किसी का सवाल है, अगर प्रिंसिपल फॉरेन में है और एजेंट यहाँ है, भारत में है. हाँ, अब समझ में आती है. प्रिंसिपल अगर कहाँ है, फॉरेन में है, एजेंट भारत में है, और वो एजेंट बच्चा है. अरे भाई, प्रिंसिपल कहाँ है, फॉरेन में है, एजेंट भारत में है, और एजेंट क्या है, बच्चा है. तो कौन लायबल, प्रिंसिपल लायबल हुआ. तो जब वो पकड़ेगा पकड़ लेगा, अदरवाइज भूल जाओ. यानी कि रिस्क किसके ऊपर है, सारा थर्ड पार्टी के ऊपर. अरे रिस्क सारा किसके ऊपर है, थर्ड पार्टी के ऊपर. कि सर मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा बे, कि नहीं वो उसका एजेंट था और वो प्रिंसिपल. प्रिंसिपल किधर है, फॉरेन में. तो जब जब प्रिंसिपल फॉरेन में होता है तब तब एजेंट लायबल होता है, और अगर एजेंट भी लायबल नहीं तो फिर तुम गए, तुम भूल जाओ. तो यह एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए किसी ऐसे बंदे के साथ जिसका पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट ना हो सके. वो कहे मैं फॉरेन उस कंपनी का या उस बंदे का एजेंट, उस बंदे का एजेंट. पहले उसका पूछ लो कि तेरी उम्र कितनी है. अगर वो देश के बाहर के किसी बंदे का एजेंट है तो उस बंदे की उम्र बहुत जरूरी है, जो एजेंसी ले मतलब जो काम लेकर आया है हमारे पास. यस. आपको लालच देने आया है कि आप हमको 10,000 रुपए दो, आपको 6 दिन के अंदर 10,000 रुपए का 20,000 हो जाएगा. आपको लालच आ गया, आपने क्या किया, उसको 10,000 दे दिया, 6 दिन में उसने 20,000 दे दिया. उससे बोला साहब नई स्कीम निकली है, 9 दिन के अंदर 2.5 गुना हो जाएगा. आपने 20,000 दिए, 9 दिन के अंदर उसने 50,000 दे दिए. आपको और मजा आया. उससे बोला सर 20 दिन का एक और उसमें 3 गुना हो जाएगा. आपको थोड़ा लालच था, आपको उसने विश्वास दिला चुका है कि यार पैसे तो आ रहे हैं, और आपको क्या दिखाएगा, एक फेक बिजनेस दिखाएगा कि देखो ये बिजनेस कर रहे हैं और ये इनकम हुआ, और इस इनकम में से देखो ये पैसे निकल के आ रहे हैं ना, ये देखो ये आ रहे हैं, जो ये उड़ते उड़ते आ रहे हैं, ये गीला वाला नोट ये तुम्हारा है, ये देखो तुमको गीला मिला था. हाँ गीला मिला तो था, ये वही है. तो वो पैसे है. फिर आपने 1 लाख रुपए दिए, उसने क्या किया, 20 दिन बाद आपको 3 लाख रुपए दे दिए. आपका वट हो गया, आपका कॉलोनी में वट हो गया. आपने अपने जैसे 4 लोगों को और बोला, क्योंकि इसमें स्कीम क्या थी कि आपको अपने नीचे 2 बंदे जोड़ने पड़ेंगे. तो आपने अपने नीचे क्या किया, 2 बंदे और जोड़ लिया, उन्होंने भी पैसे लगाए, उनके भी डबल हो गए. लेकिन स्कीम क्या थी, उनको अपने नीचे 2 लोग जोड़ने. आप समझ रहे हो, बाजार में चल रहा है सब. तो फिर ऐसे करते करते 6 महीने तक सबको पैसा बांटा. जब सब में विश्वास हो गया कि यार ये धंधा चल रहा है, ये है, तो जब धंधा बिजनेस दिख रहा है, चल रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है चलते हुए. बात समझ में आ रही है. किस पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उनको, उनकी मोबाइल स्क्रीन पे एक ऐप बना दिया, उनको दिखा दिया कि फेक ट्रांजैक्शन उधर बैठ के लोग कर रहे हैं, उधर से ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, उनको कद्दू पता. चलो,
तो फिर इन ये भी एक मेंबर बना है। क्या नाम है इनका, तनिष्क। तनिष्क को बोला कि तुम भी पैसे करो। तनिष्क ने बोला अरे यार 1 लाख लगाऊंगा तो 3 लाख मिलेगा, 10 लाख लगाऊंगा तो 30 लाख मिलेगा, और मेरे घर की वैल्यू 35 लाख रुपए। तो एक काम करता हूँ कि 20 दिन की तो बात है, घर को गिरवी रखता हूँ और 35 लाख रुपए उठाता हूँ, और 35 लाख का कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। 20 दिन में कितना, 1 करोड़। घर वाले भी नाश करेंगे कि सीए कर रहा है, दिमाग लगाया। तो कर दिया 35 लाख। ऐसे 35 लाख इन्होंने लगाया, 20 लाख मैंने लगा दिया, 18 लाख इन्होंने लगा दिया। तो जिसकी जितनी जेब थी उतनी हिसाब से उन्होंने पैसा लगा दिया। यस। अब कंपनी भाग गई। ऐसे आपने सुना है ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग, अरे वो तो इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, और मतलब साल 2 साल बाद ऐसा पता चलता है अरे वो कंपनी पता नहीं कहाँ गई। ऐसा सुना है आपने? यही करते हैं लोग, लेकिन पहले जेब से देते भी हैं। 10 का 20 दिया तो अपनी जेब से दिया। विश्वास मतलब मोर रिस्क मोर गेन। जितना रिस्क लोगे, अभी आपको कोई भी वो फोन करता है कि ये सुन ना, मैं बोल रहा हूँ तो तुमको मेरे को इतना ये ट्रांसफर करना है, तुम्हारा पिन बताओ, तुम्हारा कोड बताओ, और तुम्हारे एटीएम से पैसे निकाल लेता है। या फिर बोलते हैं आपकी लॉटरी लगी है 1 करोड़ रुपए की, आपको जिंदगी का असली मजा आने वाला है। आप बोलते वाह। तो आप बोलते दो 1 करोड़। वो क्या बोलते हैं कि वो सरकारी खर्चे हैं, कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, वो आपको जमा करने पड़ेंगे। कि कितने, 28,000 रुपए, 30,000, बस ये लो 30,000। वो 30,000 दे दो, आप भूल जाएगा वो आपकी लॉटरी। ऐसे मैसेज आते हैं ना, आपको लॉटरी लगी। तो आपको जब भी लॉटरी लगती है, इसका मतलब आपको कभी लॉटरी नहीं लगती। आप दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो लॉटरी के केस में। इसका मतलब अब अगर कभी आपको सच में भी लॉटरी लगे तो भी उसे क्या मान लेना कि ये फेक न्यूज है। क्यों? क्योंकि भाग्य ही हमारा एकदम किससे लिखा है, काले उससे लिखा है। काला वो जो होता है कोयला। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन द एजेंट एक्सीड्स ऑथोरिटी। सर क्या मैं लॉ कर सकती हूँ 2 महीने में? मैंने अभी जस्ट 12th की एग्जाम दी है, बस पहले से मैंने कंपनी और एलएलपी कर रखी है। 2 महीने तो बहुत होते हैं। 2 महीने बहुत होते हैं क्या लॉ में? मोर देन सफिशिएंट है, कर सकती है आराम से। लॉ कौन नहीं कर सकता? लॉ हर बच्चा कर सकता है। एक एक महीना तो चाहिए, पर कम से कम 1 महीने से कम तो नहीं लगता। बट लॉ पे तो छोड़ना, बात मत करता। पेन एजेंट, कल मैंने एक बच्चे को किया नमस्ते बाहर, भाई उधर केजरीवाल की न्यूज डाल रहा है, और हमारे पास यूट्यूब नहीं है क्या? हमको नहीं पता क्या? आपने देखा? वो देखा था उसने जो डाला था? हाँ। तो मैं बोलता सॉरी गलती से चला गया, तो सॉरी गलती से डिलीट हो गया तेरा नाम। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, आप ये सब मत करो। मैं आपको 24 आवर्स में आपको एड बैक कर दूंगा जो भी थे आप। एसके, एसके करके कोई लड़का था। बाकी नेक्स्ट आप लोग भी ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई भी अपन अपन उसको, मैं आपको उसका ना ग्लिम्स दिखाऊंगा। इंटर में भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे ग्रुप बना रखा है। बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। एक बच्चा डाउट डालता है, दूसरा उसको सॉल्व करता है, तीसरा चौथा, वो चर्चा होती है, खत्म होती है। आप अपना डाउट छोड़ो, डाउट छोड़ के चले जाओ, थोड़ी देर बाद देखो। ऐसा नहीं कि डाउट करके बैठे हो, क्योंकि आप बैठे हो वो थोड़ी फ्री बैठा होगा, या कोई बच्चा, या मैं, या कोई भी। तो आप डाउट छोड़ दो। रोज आपको जो डाउट्स आते हैं, एक पोस्ट किया, 2-3 घंटे बाद देखो कोई ना कोई बेचारा आंसर करता है। राइट? व्हेन एजेंट एक्सीड्स ऑथोरिटी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर एजेंट अपनी लिमिट के ऊपर जाकर काम करता है तो एजेंट पर्सनली लायबल होता है। एजेंट को बोला कि यार 2 लाख रुपए तक की डील करनी होगी तो तुम कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। लेकिन एजेंट ने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो भाई अब इस कॉन्ट्रैक्ट को तू भर, हम क्यों भरेंगे? तेरे को 2 लाख, अरे वो आपके अच्छे के लिए करा, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए था इतना अच्छा। हमें इतना अच्छा तो हम खुद नहीं सोचते अपने बारे में, साला तू सोच रहा है। हमारे पिता ने नहीं सोचा, उन्होंने बोला पैदा कर दिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब क्या सोचना तेरे बारे में? तो ऊपर से तू हमारा मतलब तू तो हमारे बाप से भी बढ़ के हो गया यार, हमारे अच्छे के लिए मत सोच भाई। तेरे को बोला 2 लाख की लिमिट, तो 2 लाख की लिमिट से ज्यादा तेरे को जाने का नहीं। कि सर लेकिन वो लिमिट, लिमिट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बुला रहा था। अरे वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, बार बार करेगी फोन, वो फोन उठाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन अपना चिन्ह में गया। हाँ, जाया नहीं ना। चिन्ह में गया भाई, चिन्ह में नहीं आया आज। चलो,
नेक्स्ट नेक्स्ट लिखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, नेक्स्ट लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट। लिखे सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूट एजेंट, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूट एजेंट, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूट एजेंट। बार फोन उठाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक तरफ लिख लो सब एजेंट, एक तरफ क्या लिख लोगे, सब एजेंट, और दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टि सब एजेंट, सब एजेंट और दूसरा सब्स्टिट्यूट एजेंट। एक एजेंट लिखें, एक लिखें सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब एजेंट क्या होता है, एजेंट के एजेंट को सब एजेंट बोलते हैं, एजेंट के एजेंट को सब एजेंट बोलते हैं। ए भोजपुरी भाई लिखना, लिख रहा है, नहीं लिख रहा तो लिखना, लगावे लो जब लिपस्टिक। हाँ चलो, ये सब एजेंट किसके कंट्रोल में होता है, अंडर, लिखते जाओ साथ साथ, अंडर कंट्रोल ऑफ, अंडर कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ एजेंट, अंडर कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट, he works under instructions of, under instructions, under instructions of principal। सेकंड लिखो, कोई चार आपको पता होने चाहिए। एजेंट अपॉइंट करता है एंड डेलीगेट्स करता है, delegates him his on duties, his on duties, OWN on duties। यहां पे लिखे हैं एजेंट does not, doesn't, or agent does not। agent does not। नंबर 3 लिखो, नंबर 3, there's no privity of contract, no privity of contract between प्रिंसी एंड सब एजेंट। नो, नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। और यहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होता है,
privity of contract established between Princey and substitute agent. नेक्स्ट लिखो, सब एजेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एजेंट ओनली, नॉट प्रिंसी। ये क्या है? ये रहा तो नॉमी जीडीपी। Substitute agent is responsible for his princey not to the original not original agent। चौथा पॉइंट ले लो जी। कितने हो गए? 4 हो गए, 3 हो गए? 4 हो गए तो 4 बहुत है क्या? एक दो और ले ले क्या? वो क्या बोलते हैं, स्टेपनी, रिजर्व में रखने के लिए। लिखो, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एजेंट इज responsible for the acts done by sub agent to principal। Agent is not responsible, agent is not responsible for the acts done by substitute agent to Princey। ये हैंडराइटिंग आज थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन यूं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तुमको नहीं आ रहा? अच्छा, कुछ कुछ को आ रहा है, कुछ कुछ को नहीं आ रहा है। तो जैसे जो वो कुछ कुछ है ना जिनको नहीं आ रहा है, वो वो सुने। मतलब जैसे मैं बोलते बोलते इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जो है कई बार सुंदर लिख देता हूँ तो दिक्कत आ जाती है। आज सुंदर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि नहीं लिख पा रहा हूँ, और मैं पूछ भी नहीं सकता कि क्या मैं सुंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा नहीं आया नहीं है। नहीं नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा आज आया आज आया नहीं है। हाँ, उसको नहीं नहीं यार। चलो नेक्स्ट लिखो, द सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रिम्यूनरेशन। देखो, रिम्यूनरेशन इसको कौन देगा? रिम्यूनरेशन बाय एजेंट, not by principal। remuneration by principal। नेक्स्ट देखो, can't sue Princey
for non-payment of remuneration can sue. अरे यार ये पूरा इकोनॉमिक्स खाता जा रहा है। इकोनॉमिक्स ही है ना ये हमारे। पर चलो चैप्टर खत्म भी तो हो गया, तो साफ कर दे तो क्या बुराई है ना। अपने को कौन सा भविष्य में इसी से चलना है, जब जागो तब सवेरा। चलो इसके बाद लिखो सब एजेंट्स मे बी, यहाँ दे मे बी, THEY, दे मे बी improperly appointed ये लिखे, दे कैन नेवर बी improperly appointed। काफी है क्या कि एक और लिख लें? कितने हो गए, 4-5 हो गए? अच्छा 5 हुए हैं, एक और लिख लो। द एजेंट आखिरी लिख लो। 8 हो गए क्या? अच्छा एजेंट रिमेन्स, वो लोग लिख लो जो चाहते हैं, लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। यहां पे नहीं होता, खत्म। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है यार, अगर आ जाता है तो लॉटरी। वो बोल रही बात बात में करना, पहले नीचे कर किया, अभी लिखा लिखा देखो। मैं इनके पास जा रहा हूँ थोड़ी देर ना, अभी इतनी देर आपके पास बैठा था, अभी इनके पास जा रहा हूँ। लिख चुके? अरे बाप रे इतना सारा हो गया क्या? आपकी कॉपी की 5-6 लाइन तो भरी गई होंगी। अरे चल पेज भर दिया। कहाँ भरा पेज? कहाँ भरा पेज? ये देखो आधे पेज में खत्म है लड़की का, आधे पेज में लड़की ने खत्म कर दिया। दिखाओ तुम्हारा पेज, दिखाओ किधर पेज भरा। ये देखो इतने से में खत्म कर दिया कुणाल किदारी जी ने। ये देखो पेन हटा, ये देख हाफ पेज में, सॉरी गिरा तो नहीं हुई, हाफ पेज में खत्म है। बातें करा लो। ये देखो लड़की ने आधे पेज में खत्म कर दिया, आधे पेज में लड़की ने खत्म कर दिया। किसका फेरा भी एक ही लेना तू शादी में, एक ले लेना फिर बोलना थक गया, तो बोले कि साला एक फेरे में ही थक गया, तेरा क्या लेना फिर। चलो तो एजेंट, सुनो सुनो सुनो, एजेंट के नीचे एजेंट, एजेंट के नीचे एजेंट को कौन सा एजेंट बोलते हैं? सब एजेंट बोलते हैं। एजेंट के नीचे एजेंट को क्या बोलते हैं? सब एजेंट बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं? सब एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एजेंट बोलते हैं। एजेंट के नीचे एजेंट को सब क्या बोलते हैं? सब एजेंट बोलते हैं। चलो तो अब वो सब एजेंट को कौन अपॉइंट करेगा? या तो वो खुद कर लेगा या बॉस को बोलेगा कि मेरे बस का नहीं है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था सूरत वाला, कुछ याद आ रहा है? कपड़े की दुकान थी, चुनरी लेने गया था वो, क्या लेने गया था? चुनरी चुनरी। तो वो चुनरी वो लाल बाग से वो जो भी उसको लेकर आनी है, जो पसंद आती है तो वो लेकर आएगा। लेकिन उसको तो पसंद कुछ भी आ सकता है, ट्रेंड के हिसाब से उसको क्या करना पड़ता है कि उसके नीचे एक बंदा अपॉइंट करना ही पड़ता है। हमने बात किया था, रिवाज होता है, किसी व्यापार की प्रथा होती है, कस्टम होता है। कुछ केस में क्या करता है कि ये प्रिंसिपल को बताए बगैर भी अपॉइंट कर देता है। अब प्रिंसिपल को बताए बगैर अपॉइंट किया है तो उसके नीचे वाले बंदे का जो भी काम होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। और सब्स्टिट्यूट एजेंट हमने बात किया, मेरे ख्याल से हम दोनों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं।
सब्स्टिट्यूट एजेंट कौन होता है? सब्स्टिट्यूट एजेंट मतलब प्रिंसिपल ने देखा कि यार इससे काम नहीं बन रहा है एक एजेंट से, तो दो एजेंट अपॉइंट कर देते हैं और इनका एरिया बांट देते हैं। यस भाई, जैसे एक बंदा काम कर, एक ही अपने अंडर एक ही बंदा काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे संकल्प सर काम करते हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि हम चिंचिरी पिंपोड़ एक जगह है, पिंपरी चिंचोड़ एक जगह है, पिंपरी चिंचोड़ एक जगह है, वहां पर एकेडमी डालने की चाहते हैं, तो क्या ये उधर भाग दौड़ कर पाएगा? नहीं। तो उधर के इलाके के लिए उधर का अलग से एक बादशाह बैठाना पड़ेगा। एक बादशाह इधर है, एक बादशाह उधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? उसी के लेवल का, यानी कि उसके नीचे नहीं है। यानी कि सब्स्टिट्यूट को कौन अपॉइंट कर रहा है? बॉस अपॉइंट कर रहा है, और बॉस अपॉइंट कर रहा है, उसका काम उसको बता रहा है, तो उसके काम के लिए वही लायबल होगा कि ये वाला एजेंट होगा। तो वही बातें लिखी है और कुछ है ही नहीं। आप अगर इसको लिखते समय अगर आपने थोड़ा सा समझा होगा तो ये खत्म हो गया था लिखते लिखते। अब देखो, पहला क्या लिखा है? सब एजेंट क्या होता है? सब एजेंट एजेंट के कंट्रोल और डायरेक्शन में काम करता है, जबकि सब्स्टिट्यूट कौन? सब्स्टिट्यूट किसके कंट्रोल में रहता है? प्रिंसी के, है ना। एजेंट को अपॉइंट करता, एजेंट क्या करता है? सब एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? एजेंट करता है, और अपनी ड्यूटीज उसको बता देता है कि ये अपना काम है, इसमें से ये काम तो कर ले। अब वो करे ना करे जिम्मेदारी उसी की। और उधर सब्स्टिट्यूट के केस में एजेंट ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको बता रखा है करना क्या है। सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, जबकि सब्स्टिट्यूट को क्योंकि प्रिंसिपल ने खुद अपॉइंट किया है तो उसके अंदर बनता है। सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एजेंट ओनली, नॉट प्रिंसिपल। सब एजेंट जो होगा वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? उसको जिसने बैठाया हो। उसको किसने बैठाया? सब एजेंट ने बैठाया, प्रिंसिपल ने बैठाया। यस, एजेंट ने बैठाया, सॉरी। और सब्स्टिट्यूट को किसने बैठाया? प्रिंसी ने बैठाया, तो प्रिंसी के लिए वो जिम्मेदारी होगी उसकी। ठीक है। सब्स्टिट्यूट एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रिंसी, नॉट फॉर एजेंट। एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स। समझ गए आप? ये एक्ट्स लिखा है। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स। अगर वो सब एजेंट ने कुछ वो कांड कर दिया तो कांड के लिए जिम्मेदार कौन होगा? एजेंट। अपन ने बात किया था शायद, वो रोडवेज में बस में एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर की 40,000 तनख्वाह है, उसने क्या किया? 10,000 वाला लड़का बैठा दिया और वो घुमा रहा है गाड़ी को। उसको 30,000 घर बैठे मिल रहे, तो ये धंधा भी कर रहा है। तो भाई सरकार आपको 40,000 दे रही है कि आप काम करो, आप में अक्ल है, उसमें थोड़ी है लड़के में। तो हर दूसरे वो क्या करेगा? टिकट काटेगा ही नहीं, टिकट बांटेगा ही नहीं, वो पैसा जेब में रखेगा। ऐसा ही करेगा ना भाई। लड़का भी तो दो पैसे कमाने के लिए उधर काम करेगा। 10,000 में क्या ही होता है? घर चलता है। हाँ, घर तो चलता है, लेकिन अगर उस लड़के की भी शादी हो रखी है, उसके भी 2-3 बच्चे उसने पैदा कर लिए हैं, तो फिर अब वो 2-3 बच्चे हैं तो यार खर्चा, अगर खर्चा तो होता है बच्चों के। स्कूलिंग पे कितना खर्चा होता है? 10-15 हजार रुपए साल का खर्चा तो होता होगा स्कूल का फीस। ज्यादा होता है? कम होता है? 6,000 रुपए होता होगा साल का। 10,000? 25,000? 50,000 रुपए साल स्कूलिंग। अब कौन सी क्लास? आपकी 12th में कितना फीस था? 16,000? अच्छा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल की कम होती है और प्राइवेट की ज्यादा होती है। तो प्राइवेट की भी 50,000 के आसपास। तो आपको बच्चा पैदा हुआ होते ही आपने 12वीं में बैठा देना कि कॉमर्स ले, सीए करना। वो भी यूं कर रहा है कि नहीं नहीं तुझे सीए बनना होगा, उसकी छाती पे लिख दिया आपने सीए, टैटू बनवा दिया पैदा होते ही। अकाउंट्स वाली फैकल्टी के हाथ में दे दिया कि अब साहब आपकी 2,000 रुपए महीने ट्यूशन है, इसको गोद में लेके घूमो। अकाउंट्स वाला पढ़ाएगा कि आपके बच्चे के डायपर बदलेगा। अरे तो अरे कहने का अर्थ यह है कि शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। शादी के बाद जो आपके साथ आई है, आपके पास आई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यस। तो उसके शैम्पू पाउडर के खर्चे भी आपके हैं। अरे हाँ, आप ही को करना है। वो लिपस्टिक लगाएगी, वो पाउडर लगाएगी, और उसके जितने भी एक्सपेंसेस है सब आपको करने हैं। क्या करने हैं? सारे खर्चे आपको करना है। क्यों? क्यों लाए शादी करके फिर?
तो अब आपको जिंदगी का असली मजा आ रहा है शादी करके, क्यों? क्योंकि अब खर्चे आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, तो फिर उसको न चाहते हुए भी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो करना नहीं चाहिए था। बस ऐसे करते लोग। रिम्यूनरेशन, एजेंट, सब एजेंट को रिम्यूनरेशन कौन देगा? एजेंट देगा कि ये ले यार, मेरे को 10,000 मिला है, 3,000 तू रख ले, बराबर। सब्सटीट्यूट को कौन देगा? बॉस देगा, प्रिंसिपल। अगर रिम्यूनरेशन नहीं मिला तो सब एजेंट प्रिंसिपल पे तो नहीं चढ़ सकता, वो किस पे चढ़ेगा? एजेंट पे। लेकिन सब्सटीट्यूट तो चढ़ सकता है, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहां। इसके बाद आता है सब्सटीट्यूट एज, आपका सब एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल से पूछ के या बिना पूछे कैसे भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर बिना पूछे अपॉइंट किया, गुपचुप किया, जो अपन ने ये बस का कंडक्टर वाला था, अगर हमने क्या किया, गुपचुप 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 अगर किया, तो उस सूरत में क्या कहेंगे कि इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है। लेकिन सब्सटीट्यूट कभी भी गुपचुप गुपचुप नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि लायबल जब प्रिंसिपल है तो एजेंट काय को गुपचुप गुपचुप में लगेगा रे? अरे हाँ। एंड द लास्ट वन इज एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। प्रिंसिपल डंडा घुमाएगा तो प्रिंसिपल डंडा घुमा के किसको मारेगा? सब एजेंट को मारेगा कि एजेंट को मारेगा? एजेंट को मारेगा। फिर एजेंट क्या करेगा? सब एजेंट से बात करेगा, उससे वसूल सकता है तो वसूल ले, नहीं वसूल सकता तो तेरी तू जान। अगर इतना समझ में आता है, अगर प्रैक्टिकली सोचो, उस लड़के ने, जो लड़का बस में काम कर रहा है, उस लड़के ने किसी के साथ मिसबिहेव किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया। अब नई उम्र के लड़के हैं, मिसबिहेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अंकल चल रहे हैं, अंकल धीरे धीरे चल रहे थे, उसने बोला ये भाऊ थोड़ा जल्दी चलो ना, पुढे पुढे सलाह लवकर, क्या कर लवकर। तो बाबूजी ने पीछे देखा धीरे से कि क्या, क्या, अरे बाबा थोड़ा जल्दी चलो, गाड़ी आगे बढ़ानी है, उतरना है। तो बाबा ने बोला, तो इससे क्या है कि बाबा को थोड़ा सा मदद कर दिया उतरने के लिए, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ा दी। उनकी स्पीड बढ़ाई तो अचानक से वो, उसको वो ठोकर लगी, ठोकर ठुड्डा जो भी होता है वो लगा, वो गिर गए। गिर गए तो उनके दांत टूट गए, दांत बाहर आ गए। दांत बाहर आ गए तो आगे एक भाभी जी खड़ी थी मोटी सी, भाभी ने पलट के देखा, तो पलटने के लिए पैर उठता है और देखने के लिए पैर वापस नीचे रखते हैं। तो भाभी ने उनके दांत पे पांव रख दिए तो दांत तोड़ दिए उसके। तो भाभी ने इनडायरेक्टली उस बाबूजी के दांत तोड़ दिए हैं, बिना छुए। अरे हाँ। तो फिर वो बाबूजी बोल रहे हैं क्या बेटी तुमने मेरे दांत को, भाभी के लिए ओह सॉरी, सॉरी क्या होती कैसे खाऊं। तो अब वो बाबा के दांत तोड़, और दांत तोड़ने के पीछे कारण क्या है? उसने स्पीड बढ़ाई थी कि चल बाबा आगे चल, बराबर। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, कभी किसी भाभी के साथ उसने मिसबिहेव कर लिया, कभी किसी बंदे के साथ छुट्टे लेके चलता नहीं, गाली गलौज करता है, उतार देता है, अरे यार ये क्या मजाक चालू है क्या? शिकायत कर दी, शिकायत कर दी तो नौकरी किसकी जाएगी? एजेंट की जाएगी, कि तुझे बैठाया था, तू रिस्पॉन्स, क्योंकि सरकार के पास तो शिकायत गई है कि साहब वो जो कंडक्टर है यानी कि तुम, बराबर है। यस yes, तो जितना भी नुकसान होगा सब एजेंट, मतलब सब एजेंट आप अपॉइंट कर रहे हो अपनी फैसिलिटी के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि कई बार सुविधा जो होती है वो दुविधा में तब्दील हो जाती है। यस yes, तो अब आपको बाबा को दांत बनवा के देने पड़ेंगे, बराबर है, नहीं तो बेचारा भूख से मर जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे आप किसी की हत्या कर सकते हो यार ऑन ड्यूटी? नहीं। तो फिर आपको उनके दांत बनवा कर देने पड़ेंगे। तो आपका एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एजेंट वर्सेस सब एजेंट, सॉरी, सब एजेंट वर्सेस सब्सटीट्यूट एजेंट। अगर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन छुपे होते हैं इसमें। एक शॉर्ट नोट ऑन सब एजेंट पूछा जाएगा तो भी एक साइड का लिख दिया, शॉर्ट नोट ऑन सब्सटीट्यूट एजेंट लिखा तो दूसरी साइड का लिख लिया। और बताओ बच्चों, बताओ दोनों में क्या ही फर्क है? तो फिर दोनों साइड का लिख दिया। और मेरे ख्याल से इसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं, है ना? तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर ले लेते हैं। अरे बाप रे, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है क्या?
लिखो एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। आप मेरे को याद दिलाना कल, इसको लिखना जरूरी है। 4 से 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आप मुझे याद दिलाना, डिस्कस अभी कर लेते हैं, ठीक है। कल मैं आपको लिखने को दे दूंगा या लिख के दे दूंगा, या फिर आप गो थ्रू कर लेंगे क्या, कि लिख के चाहिए? इंपॉर्टेंट तो है, महत्वपूर्ण है क्या है ये? महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, आप इसे ग्रुप में कितने लोग शामिल हो गए? ग्रुप में आ गए तुम? ओके, चलो बढ़िया। तुम लोग नहीं हो, बाकी लोग नहीं हो। तुम करोगे भी क्या वैसे ना, ग्रुप में कुछ है भी नहीं भाई। हम लोग को तो कुछ दिन आना है क्लास, उसके बाद क्या ही लेना। ओके, तो अच्छा, ग्रुप पर मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ओके, चलिए। एजेंट का एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी, एजेंट्स ऑथोरिटी इज इन नॉर्मल, भाई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एजेंट की ऑथोरिटी कितनी होती है? जितनी उसको तय कर रखी है, जितनी उसको जितनी लिमिट्स उसको दे रखी है उतनी उसकी अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकता। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड भी चला गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दे सकता है। वैलिड का मतलब क्या है? कि प्रिंसिपल ही जिम्मेदार होगा। जैसे उसने कुछ इमरजेंसी में एक्ट किया, इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट किया, वो एक्ट करने से पहले उसने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करने के बारे में सोचा, लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया। प्रिंसिपल से पूछने के बारे में सोचा, लेकिन वो उससे पूछ भी नहीं पाया। अगर वो एक्ट नहीं करता तो प्रिंसिपल को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। उसने प्रिंसिपल के गुड फेथ के लिए काम किया। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर एजेंट उस एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं, प्रिंसिपल ही जिम्मेदार कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि किसी के घर में आग लगी, अपने को क्या लेना, लेकिन अपन ने आग बुझाया, इमरजेंसी सिचुएशन थी। अपन ने फोन लगाया, भाई साहब के घर में आग लग गई है। कि यार भाई साहब तो मीटिंग में है। मैं तो उनका सेक्रेटरी, लो यार बात कराओ घर में। नहीं नहीं नहीं, वो मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं, घर में लगने दो आग। उसे फोन काट दिया। यानी कि हमने प्रयास किया, फिर उसके बाद हम उनका घर तोड़कर अंदर गए, दरवाजा तोड़कर अंदर गए कि क्या क्या वैल्यूबल्स है। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या आप किसी का घर तोड़ के अंदर घुस सकते हो? अगर मान लो आप कहीं किराए पर रहते हो और आपका मकान मालिक, आपने 2 महीने से किराया नहीं दिया, आपके घर का दरवाजा खुला था, तो आपका मकान मालिक अंदर है, मेरा किराया दो, ये दो, वो दो, ऐसा वैसा। ये सब उसने कब बोला? 1 घंटे बाद। क्योंकि आप सो रहे थे बेड पे, वो बैठ गया सोफे पे, बैठ के टीवी देखने लग गया कि जब जगेगा तो बात करूंगा। उसके उसके काम की न्यूज आ रही थी, केजरीवाल अरेस्टेड। तो तो वो न्यूज देख रहा था, इतने में आपकी नींद खुल गई। आपने बोला, "ए, आप अंदर कैसे? ए किराया दे।" वो आपसे किराया मांगने आया। आपने बोला नहीं, किराया वाला की बात बाद में करेंगे, आप अंदर कैसे आए, यहाँ सोफे पे बैठने की परमिशन किसने दी आपको? उसने बोला, आपने मेरा किराया नहीं दिया, 2 महीने हो गए, आप मुझे मेरे पैसे दीजिए। आपने उसमें सूट फाइल कर दिया कि ये मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर में घुस गया। क्या आप केस जीतेंगे या मकान मालिक जीतेगा? कितने लोग बोलते हैं आप जीतोगे? आप जीतोगे। कितने लोग बोलते हैं मकान मालिक जीतेगा? क्यों मकान मालिक क्यों जीतेगा भाई? उसके पैसे बाकी है। उसके पैसे बाकी है तो क्या हमारे बेडरूम में आके सो जाएगा वो हमारी जगह? मतलब अगर वो सोफे में बैठ सकता है तो अंदर सो भी सकता है। वो अंदर आएगा, बाल्टी लेके आएगा, नहाने लग जाएगा। हम दरवाजा बजा रहे बोला, थोड़ी देर और।" तो क्यों? कि मकान मालिक हूं, पेमेंट बाकी है, सब कुछ करके जाएगा इधर वो। उसका किराया वो मांगता है तो कानूनन मांगे। हमारे घर में हमारी परमिशन के बगैर कोई नहीं घुस सकता, चाहे 6 महीने का बाकी है उसका, चाहे 6 महीने का बाकी है।
हमारे गार्डन में घुस के, मतलब जो दरवाजे दो तरह के होते हैं, एक तो अपना मेन गेट है और उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन है, वहां पे झूला है। अगर वो मेन गेट से घुस के और वो झूले पे भी बैठ के हमारा इंतजार कर रहा है, वो नहीं बैठ सकता। ट्रेस पासिंग बोला जाता है इसको। बात समझ में आ रही है? उसको कोई राइट नहीं है। आप ट्रेसपास नहीं कर सकते, ये ऑफेंस है, अपराध है किसी की प्रॉपर्टी में उसकी मर्जी के बगैर। जिस दिन आपने किराए पर ले लिया, अब उस प्रॉपर्टी पे अधिकार आपका है। अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है तो 11 महीने आपका अधिकार है। तो आप अगर मान लो कि वो मकान मालिक अंदर घुसाता है, प्यार मोहब्बत की बात अलग है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, आपने बोला भाई साहब जाओ, ऐसे कैसे जाऊं, ऐसे अड़ जाते कई बार। मेरा घर है, उसको बोल चल निकल, वो नहीं निकल रहा है, पुलिस को फोन करो, भाई साहब जबरदस्ती आ गया है ना, घर से जा रहा है। आप ट्रेस पासिंग के लिए सूट फाइल कर दो, फिर वो आपका किराया भी माफ कर देगा। भाई केस, कानूनी केस कौन लड़ना चाहेगा? और उससे किया तो गलत है। ट्रेस पासिंग एक अपराध है। किसी की अनुमति के बगैर आप किसी की प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहे हो, जिसका मतलब आप चोरी के लिए कर सकते हो, आप बंदे को मारने के लिए कर सकते हो, आप किसी भी तरह का कुछ भी गलत काम कर सकते हो, ऐसा आपको भय है। ये भय को आपको लिख के दे देना है पुलिस को। तो फिर मकान मालिक बोला साहब, पुलिस को बोलेगा साहब मेरा पैसा बाकी है। तेरा पैसा बाकी तो हमारे पास है ना, हम बात करके लेके देते हैं इसको। पैसा बाकी है तो क्या इसके घर में घुस जाएगा तू? बात समझ में आ रही है? यस। तो वो ये कहानी है। तो बात समझ में आ रही है कि अगर अर्जेंसी है और आपने उसका दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के उसका सामान बाहर निकाल रहे हो, कल को आके उससे केस फाइल करते, भाई साहब इसने ट्रेस पास कर दिया यार। तो बोले भाई साहब नेसेसिटी थी, अर्जेंसी थी, इसको फोन भी लगाया, घर में आग लगी थी, बच्चा अंदर फंसा हुआ था, सामान था इसका था। अगर कोई भी नॉर्मल जनरल सेंस में कोई भी काम करता तो करता ना करता? तो मैंने भी तो वही किया। बात समझ में आ रही है? तो उस सूरत में फिर आप पे ट्रेसपासिंग नहीं लगेगा। आप पकड़ पा रहे हो मेरी बात को? जनरली आप अपनी अथॉरिटी के ऊपर जाके काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, आपने उसके अच्छे के लिए किया है, उसको नुकसान से बचाने के लिए किया है, इसमें आपका कोई बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सूरत में आपने अगर अथॉरिटी के बाहर काम कर दिया तो भी उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। क्लियर है क्या? यस। इसको मैं लिखवा दूंगा कल। आज के लिए इतना ही, लॉ के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। तो आप आज का ब्रेक थोड़ा सा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि मुझे एक रिजर्वेशन करानी है, 10:15 पे खुलता है। कोई करता है रिजर्वेशन? करते हो क्या ऑनलाइन ट्रेन? नहीं? चलो, तो एक 10:15 पे खुलता है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप बोलते तो मैं लिखवा देता, तब तक फिर ब्रेक ले लेते हैं। कल हम इसको खत्म कर देंगे, कल एजेंसी खत्म कर देंगे, परसों आप एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट के लिए। आप रेडी रहिएगा, परसों आपका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले एजेंसी का ही ले लें या फिर बेलमेंट का ले लें? बेलमेंट का ले लें? गारंटी का ले लें? गारंटी का कितने लोग बोलते हैं? बहुत बढ़िया। और बेलमेंट का? एजेंसी का? मतलब कोई सा भी ले लो, अपन ने आना ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसा कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कोई सा भी ले लो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। तो लेकिन आना, क्योंकि नहीं आओगे तो फिर आओगे 6 महीने बाद, तो इससे अच्छा आ ही जाना, इसी इसी अटेम्प्ट में आ जाना, है ना? चलो, चलो ऐश करो, 10-15 मिनट खा लो पी लो। 10:20 तक हम लोग मिलने वाले हैं, 10:20 तक। परसों टेस्ट कौन सा होगा ये सब आपको अपडेट कर दिया जाएगा ऑन ग्रुप्स आपके। वो आपको ऐश्वर्या जी कर देंगे। ऐश्वर्या जी एक बहुत अच्छी लड़की है, वो कर देंगे। ठीक है? ठीक है, तो ले लें ब्रेक, ले लें।